लो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसपीएम में न्यूमेरिकल्स पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल? आपको कुछ एक्टिविटीज की सीरीज दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरेशंस दिया हुआ है, ये भी हमारा AKTU 2022 और 23 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट्स दिए गए हैं। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है प्रीवियसली कनेक्टेड नोड। ठीक है, मतलब प्रीवियस नोड कौन सी है, वही हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं या फिर प्रेडिसेसर्स। कुछ भी लिख के आ जाता है एग्जाम में, तो आपको समझ लेना है कि हमारे प्रीवियस नोट्स गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें 3 पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट नेटवर्क का डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइम एस्टिमेशन यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास और फॉरवर्ड पास टेक्निक का यूज करके हमें टाइम एस्टिमेट करने हैं ओवरऑल। ठीक है, देन लास्ट है हमारा आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ, देखो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है, मैं ऑलरेडी वीडियो में जब मैंने बताया था क्रिटिकल पाथ के बारे में, तब भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि क्रिटिकल पाथ हमारा वो पाथ होता है जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। लॉन्गेस्ट पाथ क्यों होगा? क्योंकि वो एक ऐसा पाथ होगा कि उससे ज़्यादा डिले हमारे प्रोजेक्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमम डिले दिखाता है हमारा क्रिटिकल पाथ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल पाथ से कि कैसे कैलकुलेट होता है क्रिटिकल पाथ। तो सबसे पहले बता दूं मैं, क्रिटिकल पाथ निकालने के 2 तरीके हैं। चाहे आप प्रोजेक्ट नेटवर्क बना के कैलकुलेट कर लो, चाहे आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास टेक्निक का यूज करके कैलकुलेट कर लो। मैं दोनों में एक्सप्लेन करूंगा कि क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट होता है, ताकि जब एग्जाम में आप करके आओ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सो उस केस में आपको ये पता रहे कि आपने सही क्रिटिकल पाथ निकाला है या फिर नहीं। क्योंकि अगर क्रिटिकल पाथ दोनों में अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर्स हुई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले बताता हूं प्रोजेक्ट नेटवर्क कैसे बनाते हैं किसी भी एक्टिविटीज का। तो देखते हैं वीडियो के अंदर। देखो, सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि प्रेसिडेंट्स देख लो यहाँ पे क्या क्या गिवन है। ए का हमें कुछ नहीं गिवन है, ब्लैंक है। बी का हमें कुछ नहीं गिवन है, ब्लैंक है। सी में दिया है ए, डी में दिया है बी, ई में बी, एफ में ब्लैंक है, जी में ई और एफ, और एच में सी और डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स है ना, इनका मतलब कि ये प्रीवियसली कनेक्टेड नोड्स है, यानी कि जो पर्टिकुलर नोड है उसका प्रीवियस नोड इधर लिखा हुआ है। ठीक, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले जिसका कोई प्रीवियस नोड नहीं है, ठीक है, जो ब्लैंक है, जैसे कि ए, बी और एफ, ये तीनों ब्लैंक है, तो सबसे पहले हम इनको बना लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट नेटवर्क के अंदर तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए आ गया हमारा। ठीक है, फिर हमारा क्या आ गया, बी आ गया यहाँ पे, एंड देन थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एफ। ठीक, तो ये तीनों के हमारे प्रीवियस कोई नोड नहीं है, तो मतलब जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वो यही 3 स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये स्टार्ट है हम लोग का, स्टार्ट है हमारा, ए से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है और 3 से स्टार्ट है, एफ से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 हमारे पास स्टार्टिंग नोड्स हैं। अब देखो क्या करना है, अब देखो सी पे चलो। ठीक है, सी पे गए, सी से प्रीवियसली कौन कनेक्टेड है, ए के बाद सी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ए के बाद में सी आ रहा है हमारा, यानी कि ए से कनेक्टेड होगा सी हमारा। ठीक, सी को ए से कनेक्ट करा दिया। फिर डी आओ, डी हमारा बी से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, डी को बी से कनेक्ट करा देंगे, हो गया कनेक्ट। ठीक है, अब ई पे आओ, ई भी हमारा बी से कनेक्टेड है, तो ई को भी बी से कनेक्ट करा दो, ई भी कनेक्ट हो गया बी से। ठीक, फिर एफ ऑलरेडी बना चुके हैं हम, जी हमारा ई और एफ से कनेक्ट है, तो जी कुछ यहाँ पे बनेगा, ई से भी कनेक्ट है ये और एफ से भी कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात किस तरीके से कनेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक, एच हमारा सी और डी से कनेक्ट है, यानी कि एच यहाँ पे कहीं पे आएगा, जो कि हमारा एक कनेक्शन डी से लेगा और एक कनेक्शन लेगा सी से। ठीक, तो 3 हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिले और 2 हमको क्या मिले, फिनिश पॉइंट। ठीक है, फिनिश। देखो अब यहां पे भी पाथ खत्म होगा और यहां पे भी, 2 जगह पे पाथ यहां पे खत्म हो रहा है। अब देखो कैसे इसमें निकालते हैं हम क्रिटिकल पाथ। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये तो हमारा बन गया प्रोजेक्ट नेटवर्क। ठीक है, इतना ही है प्रोजेक्ट नेटवर्क। इसके अलावा आप बहुत कुछ अगर लिखना चाहते हो तो ड्यूरेशंस भी ऐड कर दो, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, ड्यूरेशन अब पहले लिख के देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है ड्यूरेशन। देखो 6, ए का हमारा 6 है, तो ए से तो 6 होगा, क्योंकि ए पे तो कोई आ नहीं रहा पीछे से, तो हम लोग ए के ऊपर ही 6 लिख देते हैं। बी पे हमारा 4, एफ पे हमारा 10। ठीक है, देन ए से सी जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ए से सी जाने के लिए 3। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी ली, 3। फिर डी से बी, बी से डी जा रहा है तो कितना लिया, 4। फिर ई पे कितना लिया, ई टू बी 3, ई टू बी लिया 3। ठीक, फिर सी से एच के लिए, सी से एच के लिए 2, डी से एच के लिए भी 2, ई से जी के लिए 3 और यहाँ भी
3, ठीक है। सो सारे यहाँ पे ड्यूरेशन हमने लिख दिए हैं। अब देखो क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट होता है। क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल टेक्निक है कि प्रोजेक्ट नेटवर्क के अंदर जितने भी पाथ बन रहे हैं वो सारे पाथ आपको एक साथ एक जगह पे लिख लेना है, ठीक है। तो हम लोग इधर साइड में क्या करते हैं, पाथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पाथ कौन सा है, हमें ए सी और एच, ये एक पाथ हो गया, ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक एक पाथ हो गया, ए सी एच, ए सी और एच, ठीक है। दूसरा पाथ बी डी और एच, बी डी एच, ठीक। तीसरा पाथ बी ई जी, बी ई जी, और लास्ट पाथ हमारा एफ टू जी, एफ टू जी। इसके अलावा कोई पाथ नहीं बन रहा, 1 2 3 और 4, टोटल 4 पाथ आ रहे हैं हमारे पास। अब हर एक पाथ का ओवरऑल ड्यूरेशन हमें कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6 + 3 + 2, ए सी एच में 6 + 3 + 2, तो कितना आ जाएगा 9 10 11, ठीक है, तो इसका आया 11। फिर बी डी एच कितना हो गया, 4 4 8 + 2 10, ठीक। फिर 3 + 3 6 + 4 10, अगेन एफ जी का कितना 10 + 3 13, ठीक है। तो अब क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन लेगा, तभी हमारे प्रोजेक्ट की मिनिमम डिले होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन ड्यूरेशन ले रहा है, एफ जी हमारा, यानी ये हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या आ गया, एफ टू जी। अब यही सेम चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है, कहाँ से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास टेक्निक का यूज़ करके, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि क्या होता है हमारा बेसिकली फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास में क्या चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक ब्लॉक, ठीक है, किस तरीके से बनता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ फिल की जाती हैं, जैसे कि जो ये मिडल पॉइंट होता है ना हमारा, ये एक्टिविटी का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं एक्टिविटी, यहाँ पे लिखते हैं हम ड्यूरेशन जो हमारी एक्टिविटी को लगी है कंप्लीट होने में, ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन लिखते हैं। फिर जो हमारा ये वाला ब्लॉक होता है ना, इसमें लिखी जाती है अर्ली स्टार्ट, यहाँ पे अर्ली फिनिश। फिर नीचे यहाँ पे क्या आता है हमारा, लेट फिनिश और लेट स्टार्ट, ठीक है। कैसे क्या वैल्यूज कैलकुलेट होती है, किसका क्या फॉर्मूला है, सब कुछ बता चुका हूँ, बट मैं फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट करे दे रहा हूँ। अर्ली स्टार्ट जो होता है हमारा, वो आप एक तरीके से कह सकते हो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब कि जितने भी इससे प्रीवियस नोड कनेक्टेड होंगे ना, जैसे कि अगर सबसे पहला नोड है, ठीक है, तो सबसे पहले नोड में अर्ली स्टार्ट की वैल्यू होगी हमारी 0, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा नोड है जिसके प्रीवियस में भी कई सारे नोड कनेक्टेड हैं, सो सारे नोड्स की फिनिश वैल्यू, यानी कि ये अर्ली फिनिश वैल्यू जो होगी, उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसकी अर्ली स्टार्ट होगी, ठीक है। समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा जब मैं करने लगूंगा इसको, ठीक है। सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस इतना समझ लो कि इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या वैल्यूज फिल होती हैं, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट फिनिश्ड और लेट स्टार्ट, और बीच में क्या होता है, एक्टिविटी और उसका ड्यूरेशन, ठीक है। सो स्टार्ट कर सकते हैं हम एक्टिविटीज़ को फिल करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट नेटवर्क समझा अभी, जिस तरीके से प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाया है मैंने, सेम इसी फॉर्मेट में हमें ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है। यानी कि ए बी एफ जैसे कि नोट्स यहाँ पे हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले मैं ब्लॉक्स बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सारे ब्लॉक्स बना लिए हैं, देख सकते हो आप लोग, ए बी एफ सी डी ई एंड एच जी, ठीक है। सारे कनेक्शंस भी जोड़ लिए हैं। अब क्या करना है, अब सबकी ड्यूरेशंस लिख देनी है, तो मैं फटाफट से ड्यूरेशंस लिख देता हूँ सबकी। सो अब यहाँ पे जो ड्यूरेशंस लिखी हैं वो हमें फाइनल ड्यूरेशन लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे ए पे यहाँ पे ड्यूरेशन कितनी गिवन है 6, बी पे कितनी गिवन है 4, सी पे कितनी गिवन है 3, कहाँ गया सी, यहाँ पे 3, ठीक है, डी पे 4, ई पे 3, देन एफ पे 10, जी पे 3 एंड एच पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ड्यूरेशन हमने मेंशन कर दी है। अब क्या करना है, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश लिखना है। सबसे पहले फॉरवर्ड पास पे चलेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है बेसिकली ऊपर वाला हमारा, ये होता है हमारा फॉरवर्ड पास, और नीचे वाला होता है हमारा बैकवर्ड पास। मतलब ये जब हम फॉरवर्ड जाएंगे इस साइड से उस साइड तब कैलकुलेट करते हुए जाएंगे, और बैकवर्ड पास में जब इधर से वापस आएंगे तब कैलकुलेट करते हुए आएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्ली स्टार्ट यहाँ का देखो, इन तीनों का अर्ली स्टार्ट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट है। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनका अर्ली स्टार्ट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक। अब देखो 0 + 6 टोटल कितना टाइम लगा इस एक्टिविटी को करने में, 6 + 0, तो यहाँ वैल्यू क्या आई 6, यहाँ पे क्या आई 4, यहाँ पे क्या आई 10, ठीक है। अर्ली फिनिश इन तीनों का आ गया।
अब इस एक्टिविटी का यानी सी एक्टिविटी का जो अर्ली स्टार्ट है वो इसका फिनिश टाइम होगा, ठीक है। 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे, ये 6 से स्टार्ट होगा। जब ये एक्टिविटी खत्म हो गई तब ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो इसने 6 ड्यूरेशन का टाइम ले लिया, तो इसने कहाँ से स्टार्ट किया, 6 ड्यूरेशन के बाद से, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आएगा अर्ली फिनिश, 6 + 3 9, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें अगर, तो इसका प्रीवियस वाले का क्या है 4 है, ठीक है। इसका क्या है अर्ली फिनिश 4, इसका अर्ली स्टार्ट क्या हो जाएगा 4। सेम इसी तरीके से यहाँ भी वैल्यू क्या आई 4। अब इन दोनों का सम किया तो वैल्यू आई 8, इन दोनों का सम किया तो वैल्यू आई 7। अब यहाँ देखो एच पे कौन सा अर्ली स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब अर्ली स्टार्ट यहाँ पे 2 है, ठीक है। एक 9 है और एक 8 है। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक आएगा। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वो वैल्यू लेंगे फॉरवर्ड पास के टाइम जो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 9 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और 9 + 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली 11, ठीक। समझ में आ गई बात। बट अब अभी हमें ये नहीं पता है कि मैक्सिमम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 11 ड्यूरेशन लगेगी या उससे ज़्यादा लगेगी या उससे कम लगेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका करना, ठीक है। अब पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, दोनों में मैक्सिमम कौन 10, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं तो मैक्सिमम 10 है, तो 10 वाला लेंगे हम। तो 10 वाला हमने ले लिया अर्ली स्टार्ट, तो टोटल वैल्यू आ गई 13। अब देखो यहाँ 13 आया और यहाँ 11, यानी जी एक्टिविटी कब कंप्लीट हो रही है 13। अगर मैं इनको वीक्स में काउंट करूँ तो ये 13 वीक्स में और ये 11 वीक्स में। तो अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है हमारी कि इसका 13 है, इसका 11 है, मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो कंप्लीट होने में हमें मैक्सिमम 13 वीक्स लग रहे हैं। तो हमारा जो लेट फिनिश होगा, ठीक है, लेट फिनिश किसका, इसका तो 13 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो 13 लगेगा ही। इसका भी 13 होगा क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट का लेट फिनिश कितना होगा 13, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। वैसे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक ही आता है तो आप इजीली वहीं से स्टार्ट कर लेते हो। बट इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का मैक्सिमम ड्यूरेशन है वही दोनों का लीस्ट फिनिश में मेंशन होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे लीस्ट स्टार्ट, यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा, 13 माइनस ड्यूरेशन, 13 - 3 कितना होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 10, यहाँ पे 13 - 2 11, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 11, ठीक है। अब क्या होगा, अब वापस पीछे जाना है, तो अब यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे जो हमारा लेट फिनिश होगा वो इसका लेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे भी 10 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस करो तो यहाँ वैल्यू आएगी 0, यहाँ पे माइनस करोगे 10 - 3 7, ठीक है। तो इसका लेट स्टार्ट 7, इसका 0, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो 7 आया, ठीक है। अब 7 यहाँ पे अभी नहीं लिख सकते, पहले हम देखेंगे इन दोनों का। देखो जब हम बैकवर्ड पास में आते हैं, देखो जैसे हम अभी फॉरवर्ड पास में गए थे तो हम क्या कर रहे थे, दो में से जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही थी उसको हम ले रहे थे अर्ली स्टार्ट, ठीक है। बट जब बैकवर्ड पास में आते हैं ना तो हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं हमेशा। अगर दो में वैल्यूज हैं, यहाँ पे 7 है और मान लो यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है, इस वाले ब्लॉक में, तो हम यहाँ पे 5 को कंसिडर करेंगे, 7 को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में अगर कोई और क्वेश्चन आया तो वहाँ पे आपको दिख सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो शायद नहीं हुआ, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे वैल्यू 11 और यहाँ पे भी 11, ठीक है। अब 11 - 4 कितना आया 7, ठीक है, और यहाँ 11 - 3 कितना आया 8। देखो यहाँ पे 7 7 दोनों जगह 7 है तो फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर इन दोनों में कोई एक वैल्यू होती जिसकी वैल्यू मिनिमम होती यानी 7 से कम होती तो उस केस में वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आती, ठीक है। मतलब बैकवर्ड पास में मिनिमम और फॉरवर्ड पास में मैक्सिमम, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब 7 - 4 कितना बचा यहाँ पे 3, ठीक है, और इधर से आ जाओ 11 पे, ठीक है, 8 आया यहाँ पे, अब 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है ये लेट स्टार्ट और इसका क्या हो जाएगा लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। अब 8 - 6 2। अब देखो अब यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब ये तो हम लोग का फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास बन गया है, यही हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, परफॉर्म प्रोजेक्ट टाइम एस्टिमेशन यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास, ये वही परफॉर्म कर रहा है हम लोगों ने, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्रिटिकल पाथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो बहुत सिंपल टेक्निक है, जहाँ पे जो हमारा अर्ली स्टार्ट और लीस्ट स्टार्ट है ना, ES और LS, ठीक है, इनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए यानी कि ES - LS तो वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए। अगर ये चीज़ काम कर रही है, ठीक है, अगर ये चीज़ काम कर रही है लेकिन पूरे पाथ में काम करनी चाहिए। अब मान लो इस जगह पे अगर 4 नहीं होता, दोनों जगह 7 7 होता, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह पे 7 होता,
तो क्या ये हो जाता, क्योंकि माइनस करने पर तो जीरो यहाँ भी आ जाता, बट तब उस केस में ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे माइनस करने पे जीरो नहीं आ रहा है। पूरा जो यहाँ पे पाथ हम लोगों ने लिखे हैं ना, ACH, ठीक है, BDH और BEG, देन FG, ठीक है, पूरे पाथ के हर एक के अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट को सब्ट्रैक्ट करने पे अगर जीरो आता है कंप्लीट पाथ के, तो उस केस में वो क्रिटिकल पाथ होगा। अदरवाइज अगर कोई एक वैल्यू भी ऐसी है जिसमें जीरो नहीं आ रहा तो फिर वो क्रिटिकल पाथ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आप देखो 0 - 0 0 आ जाएगा, 10 - 10 0 आ जाएगा, तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या आ गया, F2G। ठीक है, अगेन क्रिटिकल पाथ हम लोगों ने कैलकुलेट किया और वैल्यू क्या मिली हमको, F2G। सो ये हमारा यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, इसका मतलब हम लोगों ने दोनों ही चीज़ें सही करी हैं। ठीक है, मैं फिर से ये पॉइंट दोहरा देता हूँ, एग्जाम में भूलना मत। ये पॉइंट क्या है, देखो इन दोनों को माइनस करने पे, ठीक है, ES और LS को माइनस करने पे जीरो आना चाहिए पूरे पाथ के हर एक नोड पे। ठीक है, अगर कोई नोड ऐसा है जहां पे जीरो नहीं आ रहा पाथ के अंदर, तो उस केस में उस पाथ को क्रिटिकल पाथ कंसीडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, अब देखो अब मैंने बना लिया, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अब मैं फिर से थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। क्या करता हूँ, रुको एक पेज लेता हूँ, उस पर बताता हूँ। ठीक है, देखो अब मान लो आप लोग कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी मैंने, E की वैल्यू लिखी 3 7 10, यहाँ पे 4 और 4। देखो अब इसको इस जगह पे प्लेस कर दो, यहाँ से आई यहाँ पे आई, वहाँ पे तो आ रहा है जीरो। ठीक है, वहाँ पे चलो सब्ट्रैक्ट करने पे 10 - 10 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 और 4 लिखा हुआ है। अब 4 और 4 को माइनस करने पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो है, बट यहाँ पे 0 - 3 करने पे जीरो नहीं आ रहा। मतलब ओवरऑल पाथ में एक नोड ऐसा है जहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, तो इस केस में ये पाथ हमारा कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर अभी इस मॉडल की बात करें, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही पाथ है, F और G का। ठीक है, और एग्जाम में तो सीधी सी बात है, आप बस क्रॉस चेकिंग के लिए ये चीज देखना, बाकी इससे आप क्रिटिकल पाथ निकालो। ठीक है, यही क्रिटिकल पाथ आखिरी में आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही लिख के आना क्रिटिकल पाथ। इसमें अगर थोड़े बहुत चेंजेस हो भी रहे होंगे तो यही लिख के आना। एग्जामिनर अगर आप कंफ्यूज हो तो उस केस में लिख देना ये वाला, ताकि एग्जामिनर चेक करे तो मार्क्स दे दे, अगर वो ध्यान नहीं देगा कैलकुलेशन पे तो। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अब आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो मैं आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा वो भी, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।